हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, उसका लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। और क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड भी आ जाते हैं। इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण परिभाषाओं को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमने लेक्चर नंबर 4 में आपको होमवर्क दिया था, उसके आंसर क्या होंगे हम यहीं पर आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 4 के ये हमारे पास होमवर्क है, इनके आंसर देखिए। भ्रूण कोश क्या होता है? भ्रूण कोश हमने बताया था। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक का कुछ आप लोगों को इस तरीके से है स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बीच में केंद्रीय सेल्स होती हैं और ये एंटीपोडल सेल होता है, ये हमारी सिनर्जिड सेल होती है, ये एक्स सेल होती है, और ये हमारी पोलर सेल होती है, यानी ध्रुवीय कोशिका होती है। यही हमारा जो संरचना बनती है भ्रूण कोश कहलाता है। अच्छा, भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकीय स्ट्रक्चर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है जो, और 8 केंद्रक होते हैं। 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय जो स्ट्रक्चर होता है वही हमारा भ्रूण कोश कहलाता है। अब बात आती है भ्रूण पोष किसे कहते हैं। तो भ्रूण पोष जब हम ये वाला स्ट्रक्चर होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जब हमारी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर जो केंद्रीय कोशिका होती हैं, यहाँ से जब हमारा क्या आता है, हमारा नहीं, ये जो पराग नलिका में आते हैं, पराग नलिका में जब नर युग्मक आता है, जब इस अंड कोशिका से जब हमारा निषेचित करता है, इससे युग्म संलयित होता है, तो इसके बाद हमारा भ्रूण बनता है। लेकिन जब हमारा दूसरा इस वाले नर युग्मक जो दूसरा है, जब इस ध्रुवीय कोशिका से जब हमारा संलयित होता है, तो इससे होता है त्रिसंलयन, क्योंकि 3 केंद्रक है ना, तो त्रिसंलयन होता है। तो इसके बाद जो त्रिसंलयन होगा, इसके बाद जो संरचना बनती है उसे हम भ्रूण पोष कहते हैं, जो भ्रूण को पोषण देने का काम करती है। क्लियर? अब आती है बात दोहरा निषेचन की खोज किसने की। तो दोहरे निषेचन की खोज नवास्चिन ने की थी, नवास्चिन ने। क्लियर है? होप आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। यदि आपने किए होंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आइए आज के इस लेक्चर में जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक यानी महत्वपूर्ण परिभाषाओं का जो हमारे लेक्चर हो रहा है उसको हम डन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं में। सबसे पहले हम बीज देखते हैं। बीज क्या होता है? सीड हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बीज बोलते हैं। देखिए, आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम जो होता है बीज होता है। अब समझिए, जो अंतिम परिणाम है वो बीज है आवृत बीजों के लैंगिक जनन में। मतलब इसका समझिएगा ध्यान से, जब हमारा लैंगिक जनन होता है तो उसमें अंड कोशिका से जब नरयुग्मक पहला मिलता है तो उसके बाद भ्रूण बनता है, और भ्रूण जो बनता है बीजांड, वही बीजांड कन्वर्ट हो जाता है बीज में। समझिएगा ध्यान से, बीज एक निषेचित बीजांड है। समझ में आया? जो बीजांड है उसका निषेचन हो जाता है, उसी का अंतिम परिणाम हमारा क्या होता है? बीज होता है। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बीज का जो आवरण होता है उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको इसके पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर बनाया था। ये अगर नहीं पता है भ्रूण कोश क्या होता है तो आप लेक्चर में हमारे थंबनेल में लिखा होगा टॉपिक वाइज, आप वहां से देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है कि बीज का ही दूसरा पार्ट होता है बीज पत्र। इसमें आरक्षित आहार भंडार उपस्थित होता है। अब हम बीज पत्र को भ्रूण पोष भी कह सकते हैं, क्योंकि भ्रूण पोष में भी आहार भंडार होता है, यानी भ्रूण को पोषण देने का काम हमारा भ्रूण पोष करता है, उसमें हमारा आहार भंडार होता है बीज पत्र। अब बीज के कुछ प्रकार होते हैं, अभ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी या फिर हम इसको गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। अच्छा, एल्ब्यूमिनस इसको हम किस में बोलते हैं? इन इंग्लिश में बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, अभ्रूणपोषी। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता। अभ्रूण का मतलब होता है उनमें भ्रूणपोष है नहीं है, तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतया उपभोग कर लेते हैं। यानी समझ में आया? भ्रूणपोष नहीं होता उन बीजों में। कौन से बीजों में? अभ्रूणपोषी वाले में, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान पूर्णतया उपभोग कर लेते हैं। कौन? बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोष को
क्या कर लेते हैं, अपने विकास के दौरान उनको पूर्णतः अवशोष उपभोग कर लेते हैं, खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपके सामने मटर और मूंगफली लिखा हुआ है। फिर आता है भ्रूणपोषी, जो कि भ्रूणपोष से युक्त होंगे। तो देखिए पहला हमारे पास लिखा है एल्बुमिनस सीड, ऐसे बीज जिन्हें भ्रूणपोष उपस्थित होता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान या पूर्णतया उपभोग नहीं कर लिए जाते हैं। उपभोग लिखिएगा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतया उपभोग नहीं होते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा, अरंड, ये हमारे एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत ही बेहतरीन एक नोट लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। कभी कभी कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय भी शेष रह जाता है। इस तरह से उपस्थित अवशिष्ट परिभ्रूणपोष कहते हैं। मतलब समझिएगा, यहाँ पे जो परिभ्रूणपोष है, पेरिस्पर्म है, इसकी डेफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही लिखिएगा। कभी कभी कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय भी शेष रह जाता है। इस तरह से उपस्थित अवशिष्ट को हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। होप आप लोगों को इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसकी डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि जो हमारा बचा हुआ जो है उसमें बीजांडकाय की कोशिकाएं भी शेष रह जाती हैं। तो इस तरीके से बने बीज को या भ्रूणपोष को हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। होप आप लोगों को क्लियर होगा। आइए आगे की डेफिनेशन समझते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बीज प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति यानी सीड डोरमेंसी। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप सामान्य उपापचयी क्रिया धीमे हो पड़ने लगती हैं एवं भ्रूण निष्क्रियता दिशा में प्रवेश कर जाता है। इसे हम भ्रूण या बीज प्रसुप्ति कहते हैं, जिसे बीज प्रसुप्ति कहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे बीज जो है परिपक्व होने लगता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। हाँ ठीक है, परिपक्व हो गए तो जल का यूज करेगा तो जल की मात्रा भी घटेगी तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। अब जल की मात्रा घटेगी तो शुष्क तो हो ही जाएगा। फलस्वरूप सामान्य उपापचयी क्रियाएं धीमे पड़ जाएंगी। अब उसमें जल कम पड़ रहा है तो उपापचयी क्रियाओं के लिए जल आवश्यक होता है, तो जब जल कम हो जाएगा तो उपापचयी क्रियाएं भी धीमे पड़ जाएंगी एवं भ्रूण निष्क्रियता दिशा में प्रवेश कर जाता है। अब जल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो भ्रूण जो है निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, अब उसी निष्क्रियता को हम बीज प्रसुप्ति कहते हैं। होप आप लोगों को यह डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए बीज का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। पहला इंपॉर्टेंस है बीज एक नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से मुक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। सिंपल सा है कि बीज की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह अपना जो वांछित पौधा है उसको हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा महत्व है इनमें पर्याप्त संरक्षित आहार होता है। यह तब तक भ्रूण को पोषण देगा जब तक कि वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। अब इतनी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बीज में संरक्षित जो आहार है वो तब तक भ्रूण को पोषण देगा जब तक कि वह स्वयं रोपित होकर के एक नया पौधा न बन जाए और नए पौधे बन करके वो प्रकाश संश्लेषण न कर ले, तब तक वह भ्रूण को क्या करने लगता है, पोषण देता है। समझ में आई बात, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा है युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। युवा भ्रूण को यानी जो परिपक्व होने वाला भ्रूण है उसको कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है, उसे बचाता है बाहरी खतरों से। नेक्स्ट आता है बीज के बाद हमारा फल। बीज के बाद फल बनता है। अब देखिए जैसे जैसे बीजांड से बीज बनता है उसी प्रकार अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि जो फल है वो अंडाशय से विकसित होता है और जो बीज है वो बीजांड से विकसित होता है। ये हमने पढ़ाया था और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे बीजांड से बीज बनता है वैसे वैसे अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। अर्थात बीजांड का बीज में तथा अंडाशय का फल में विकसित साथ साथ चलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही साथ साथ चलते हैं, यानी बीज का जो बीजांड से विकसित है यानी बीजांड से बनना है और जो फल का अंडाशय से बनना है, दोनों साथ साथ प्रक्रिया होती है।
नेक्स्ट लिखा हुई है लाइन, अंडाशय की दीवार फल की दीवार यानी छिलके के रूप में विकसित होती है जिसे फल भित्ति कहते हैं। यानी अंडाशय की जो दीवार है वो फल की दीवार के छिलके के रूप में विकसित हो जाती है जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। जैसे हमारे पास गूदेदार फल होते हैं, गूदेदार फल में अमरूद, आम और संतरा आता है, और शुष्क फल में मूंगफली और सरसों आता है। गूदेदार फल में जो आम और अमरूद, संतरा है, इसकी जो आउटर लेयर है यही हमारी अंडाशय की दीवार हो जाती है और जिसे हम फल भित्ति कह देते हैं। उसके अंदर जो भरा हुआ हमारा जिसे हम खाने योग्य पार्ट होता है, गूदेदार फल, गूदा जिसको बोलते हैं, वो हमारा खाने योग्य पार्ट होता है। शुष्क फल में मूंगफली और सरसों का जो बाहरी आउटर लेयर होती है वो हमारी अंडाशय से विकसित होती है और जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। तो हमारे फल भी दो तरीके के हो गए, गूदेदार फल और शुष्क फल। अब देखते हैं उसके बाद हमारे और फल होते हैं जिनमें से हमारा है पहला वास्तविक फल और आभासी फल। उससे पहले हम ये समझते हैं सेब व स्ट्रॉबेरी का क्या होता है कंसेप्ट। इनका पुष्पासन वाला भाग खाने योग्य होता है। इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि सेब और स्ट्रॉबेरी में जो पुष्पासन वाला भाग होता है वही खाने योग्य होता है, यानी पुष्पासन ही आगे खाने योग्य वाले भाग में विकसित हो जाता है। अब बात करते हैं वास्तविक फल। वह फल जिसमें फल अंडाशय से विकसित होता है, यानी वास्तविक फल वे होते हैं जिनमें वास्तव में अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। आभासी फल क्या होता है? वह फल जिसमें फल अंडाशय से विकसित नहीं होता परंतु पुष्पासन से विकसित होता है, जैसे आभासी फल। और आभासी फल में ही हमारा एग्जाम्पल आता है सेब व स्ट्रॉबेरी का। सेब में कौन सा खाने वाला ईटेबल पार्ट होता है? पुष्पासन होता है। तो सेब और स्ट्रॉबेरी और या तो अखरोट, ये हमारे आभासी फल है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये हमने पहले ही आपको पहले दिन ही बता दिया था कि जो लास्ट वाली क्लास आएगी महत्वपूर्ण परिभाषाओं वाली, वो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपके सामने हमारे पास जो हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी है अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी। अधिकतर प्रजातियों में फल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये भी समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक हमने बताया परिभ्रूणपोष और पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म और पेरिकार्प, और ये हमारा पार्थिनोकार्पी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्या होता है, अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है। ठीक है, हाँ समझ में आता है, जो फल निषेचन के पश्चात ही बनेगा, उससे पहले तो बन नहीं जाएगा, बिल्कुल। परंतु कुछ प्रजातियों में बिना निषेचन के फल विकसित हो जाते हैं। वाह, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखिए। पार्थिनी अनिषेक फलन का हिंदी से मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि निषेचन नहीं हुआ है उसके बाद फल बना है, यहीं से निकालिए। निषेचन नहीं हुआ है, नहीं, आ का मतलब होता है नहीं, निषेचन नहीं हुआ है उसके बाद फल का निर्माण हुआ है। तो बस वही लिखा है, अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है, लेकिन अधिकतर है ना, यहाँ पे इसके लिए नहीं दिया है। परंतु कुछ प्रजातियों में बिना निषेचन के फल विकसित हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ऐसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं अनिषेक फल कहलाते हैं। इनमें बीज नहीं होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनमें बीज नहीं होते। जैसे केला, तो केला में आपने कहीं बीज देखा है? बीज देखा है कहीं केले में? नहीं देखा ना, तो बीज जो है केले में नहीं उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये वाला जो एग्जाम्पल है अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं और भी महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सामने दो परिभाषाएं दिख रही हैं, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत है असंजनन, एपोमिक्सिस, अति महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट। ये सारी एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर में मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। और हाँ, इनसे MCQ क्वेश्चन भी फंसता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आ रही होंगी। नहीं क्लियर है तो हो सकता है कुछ समस्या हो रही हो, लेकिन अगर समस्या हो रही है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहाँ से अपना पहला चैप्टर अच्छे डिटेल तरीके से क्लियर कर लीजिए और साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, तो देखिए, सामान्य तौर पर असंजनन को समझते हैं। सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम होते हैं। हाँ, अभी हमने समझा था कि फल जो होता है निषेचन के परिणाम होते हैं, वही उसी तरह जो बीज हैं वो निषेचन के परिणाम है। परंतु कुछ पुष्पी पादपों में बिना निषेचन, देखिए आपको क्लियर हो रहा है ना, बिना निषेचन के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। बिना निषेचन के बीज को उत्पन्न होने की मतलब प्रक्रिया को ही हम असंजनन कहते हैं। और बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। बिना निषेचन के, देखिए कहीं लिखा है ये, बिना निषेचन के फल विकसित होना अनिषेक फलन, और बिना निषेचन के बीज को विकसित होना असंजनन। और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है एस्ट्रिसिया तथा घास, ये हरी घास की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है बहुभ्रूणता। तो सबसे पहले
समझिएगा बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता का मतलब है जो उसमें बहुत सारे भ्रूण होंगे। क्लियर, ये तो हमको क्लियर ही हो रहा है नाम से ही, पर हम देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। बहुत से पादपों में भ्रूणकोश के आसपास की कुछ बीजांड की कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं। पादप के वो भ्रूणकोश के आसपास जो बीजांड का की कुछ कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूणकोश में भ्रूण के रूप में विकसित होने लगते हैं। मतलब भ्रूणकोश में भ्रूण के रूप में विकसित होने लगते हैं और जिससे भ्रूणकोश में अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। अब भ्रूणकोश में एक तो भ्रूण ऑलरेडी है, लेकिन जब उसकी कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगेंगी तो कई सारे भ्रूण बन जाएंगे ना, तो उस स्थिति को ही हम बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये एग्जाम्पल हमारा ये कंडीशन हमारी जो है नींबू वंश की सिट्रस तथा आम वंश नींबू वंश के पौधों में देखी जाती है, जैसे सिट्रस या तो आम के। अब अनिषेक फलन का मतलब है बिना निषेचन के फल का विकसित होना। एग्जाम्पल केला हमने लिख रखा है, आप ऐसे लिख सकते हैं असंजनन बिना निषेचन के बीज का बनना असंजनन कहलाता है। और अनिषेक फलन जो हमारा है वो बिना निषेचन के फल का निर्माण है। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे केला आता है और असंजनन में हमारा एग्जाम्पल घास या स्ट्रेस आता है। वो आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने सारी डेफिनेशन कंप्लीट कर लिए हैं और कंप्लीट करने के साथ साथ हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है ये भी हमारा कंप्लीट डन हो चुका है और हमने आपको इसके लेक्चर 5 दिए हैं। पाँचों लेक्चर में हमने इस चैप्टर को धुआं कर दिया है और ये जो 5वां लेक्चर है यही लेक्चर है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे बायोलॉजी के सिलेबस से, जिसमें से हमने पहला चैप्टर डन कर लिया है, अब जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है मानव जनन। मतलब हमारे मानव जनन, समझिए जनन इकाई है एक तरीके से। हम इकाई में अगर देखें तो जनन इकाई का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा है मानव जनन और तीसरा है जनन स्वास्थ्य। अब ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पर अगर आपको मानव जनन बहुत डिटेल में समझना है, बहुत डिटेल में मतलब बहुत डीप में, तो आप कमेंट करके बताए ना, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को डन कराएंगे। यानी समझ रहे हैं ना, बहुत डिटेल का मतलब क्या है कि बोर्ड से भी ज़्यादा लेवल पे अगर इस चैप्टर को आप समझना चाहते हैं तो हम इसे आपको क्लियर करेंगे। लेकिन आपके कहने के अनुसार अगर आप नहीं कहते हैं तो हम इस चैप्टर को बोर्ड लेवल तक ही ले जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है बहुत आसान है, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा टाइम टेकन नहीं लगेगा, 2 से 3 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा टाइम लेगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को हमारा जो पहला चैप्टर है वो ओवर हो चुका है और अच्छे तरीके से ओवर हुआ है। ठीक, इसमें हमने ये नहीं किया है कि किसी भी लेक्चर में हमने ये नहीं किया कि टॉपिक को भगाया हो। आराम से टॉपिक क्लियर किया है, आराम से हर चीज़ क्लियर की है। अब आपको एक काम करना है। क्या करना है? आपको कमेंट करके बताना है कि मानव जनन वाला जो चैप्टर है इसे आपको बोर्ड लेवल पर पढ़ना है, बोर्ड लेवल पर पढ़ना है। अगर हाँ तो नो कर दीजिए, अगर हाँ कर मतलब पढ़ना है तो आप इसमें ये वाली स्माइल वाली इमोजी भेजिएगा। और अगर बोर्ड से भी ऊपर लेवल पर पढ़ना है, बोर्ड लेवल से हाई लेवल पर पढ़ना है, तो आप इसमें अपना नाम लिख दीजिएगा। क्या करेंगे? अपना नाम लिखना, अपना नहीं, इसमें लाइक कर दीजिएगा, सिंपल। आप इसमें, अरे यार लाइक कैसे वाला बनता है? आप इसमें लाइक का जो इमोजी होती है, लाइक वाली इमोजी से आप बता देना। अगर बोर्ड लेवल पर पढ़ना है तो ये बोर्ड लेवल पर नहीं पढ़ना, उससे ज़्यादा लेवल पर पढ़ना है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। अच्छा, उससे बात हमारी क्लियर हो जाती है। अब हम उसके पहले हम आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि आपने अगर इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो पिछले 5 वर्षों में आए, 2026 छोड़िए, जो पिछले 5 वर्षों में आए हैं, तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना है। यदि चाहिए तो हाँ, नहीं चाहिए तो ना। क्लियर? यस या नो में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपको 5 साल के जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
या हाँ ठीक है। तो जल्दी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, अपने इस चैप्टर के साथ में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ में। और ये ज़रूर बता देना, अगर आप कोई कमेंट नहीं करते तो हम आपको बोर्ड लेवल पर ही पढ़ाएंगे, अगर कमेंट करते हैं तो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नए चैप्टर के साथ में, नई अपने शुरुआत करेंगे नए चैप्टर की। और इस चैप्टर को आराम से क्लोज कर दीजिए। अगर आपको कहीं पर भी इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक पर हम एक सेपरेट वीडियो बना करके उस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करने की बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं हम जल्दी आपसे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम। बाय। सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।